हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सर्किट थ्योरी, जिसे नेटवर्क थ्योरी भी बोला जाता है, इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे। आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन लिया गया है, जो कि इलेक्ट्रिकल और इसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ एलिमेंट? हम लोग 8, 9 या 11, 12 में एलिमेंट का नाम सुनते हैं, जो कि केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। वहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन या एल्युमिनियम एलिमेंट होता है। इसी तरह से अगर बड़े सर्किट में कोई डिवाइस हो जिसके अंदर बहुत बड़ा सर्किट हो, तो उसमें जब सबसे छोटा जो उससे बनाने में यूज होता है उसे एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट होता है जो 2 पॉइंट पे कनेक्टेड होता है, जैसे एक रेजिस्टेंस एलिमेंट हो सकता है, इंडक्टेंस एलिमेंट हो सकता है, कैपेसिटेंस एलिमेंट हो सकता है, एक स्विच एज ए एलिमेंट होता है। तो 2 नोड के बीच ये कनेक्टेड होता है, तो इसे एलिमेंट करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नोड एंड प्रिंसिपल नोड? तो हम लोग नोड के बारे में पिछले क्वेश्चन में भी देखें कि अगर कोई भी एलिमेंट किसी पॉइंट से अटैच होता है तो वो नोड से कनेक्टेड होता है, वहाँ पे नोड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे पिक्चर 1 में 1, 2, 3, 4 ये सारे नोड है जहाँ पे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसी तरह से दूसरे पिक्चर में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नोड है। लेकिन नोड और प्रिंसिपल नोड में डिफरेंस होता है। जैसे नोड होता है जहाँ पे 2 एलिमेंट आकर अटैच होता है, जैसे पिक्चर 1 में देख रहे होंगे कि 1, 2, 3, 4 सारा नोड है। लेकिन पिक्चर 2 में जहाँ पे 1, 2, 3, 4 सेम नोड है, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 5, 6, 7, 8 सेम नोड है, और 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट से कनेक्टेड है, और ये 2 से ज़्यादा है, इसलिए ये प्रिंसिपल नोड है। इसका मतलब डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे 2 या 2 से अधिक हो वो उसे नोड कहते हैं, और 2 से अधिक वाले को प्रिंसिपल नोड कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ ब्रांच? ये जितने भी छोटे क्वेश्चन हैं, दिखने में बहुत इजी और सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब एक्सप्लेन करने की बात आती है तो थोड़ा टफ लगता है। तो इसे हम देखते हैं एक एक करके, हम लोग आगे बढ़ेंगे पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से, और सारे क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे ब्रांच क्या होता है। तो ब्रांच होता है जब भी दो प्रिंसिपल नोड के बीच एलिमेंट कनेक्टेड होता है। 2 प्रिंसिपल नोड के बीच एलिमेंट कनेक्टेड होगा, या तो पैरेलल होगा या तो सीरीज होगा। और जो एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा टाइप का भी हो सकता है या 1 टाइप का भी हो सकता है। तो आप पिक्चर 1 में देख सकते हैं कि जो 9 वोल्ट से कनेक्टेड है, R1, R2, R3 जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल नोड नहीं है, तो ये क्या है, एक ब्रांच है, पूरा एक ब्रांच ही है। अगर टर्मिनल की बात करें, एक नया टर्म आता है टर्मिनल। सपोज हम कोई टर्मिनल लेना चाहते हैं 1 और 4 के बीच, तो टर्मिनल क्या होता है, जहाँ से एक्सटर्नल सोर्स लगाया जाता है। या तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, या कोई वोल्टेज सोर्स लगा सकते हैं, या करंट सोर्स लगा सकते हैं। तो 1 और 4 अगर हम टर्मिनल लेकर किसी एक्सटर्नल सोर्स से अटैच करते हैं, या तो शॉर्ट सर्किट करने के लिए हो या कुछ भी हो सकता है। तो अगर 1 और 4 के बीच देखा जाए तो एक ब्रांच R1, R2, R3 जो कि पहले पिक में बन रहा है, दूसरा ब्रांच 9 वोल्ट का बन रहा है। क्योंकि अगर टर्मिनल लेते हैं तो कोई एक और ब्रांच आएगा, उससे यहाँ पे प्रिंसिपल नोड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन दूसरे पिक में देखिए आप, 1, 2, 3, 4 सेम है, और 5, 6, 7, 8 सेम है, जो कि दोनों प्रिंसिपल नोड है, क्योंकि दोनों मोर देन 2 ब्रांच से कनेक्टेड है, मोर देन 2 एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसलिए ये प्रिंसिपल नोड है। और दोनों के बीच ब्रांच का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे R3 एक ब्रांच है, R2 ब्रांच है, R1 ब्रांच है, और 9 वोल्ट का ब्रांच है। तो टोटल यहाँ पे 4 ब्रांच हो गया। वही पिक्चर 3 में आप देख रहे होंगे कि जैसे ये 2 वोल्टेज सोर्स है और एक R1 है जो कि सीरीज में है, तो ये क्या है, एक ब्रांच क्रिएट कर रहा है। जैसे R2 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में ये ब्रांच क्रिएट कर रहा है, तो उसी तरह से R5, R6, 7 सीरीज में है, और ये प्रिंसिपल नोड के बीच में है, इसलिए ये ब्रांच क्रिएट कर रहा है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन द सीरीज और सिंगल एलिमेंट बिटवीन 2 प्रिंसिपल नोड। और प्रिंसिपल नोड का क्या होता है, जहाँ पे मोर देन 2 एलिमेंट कनेक्टेड होता है। और फर्स्ट केस में इसलिए 1 ब्रांच है क्योंकि वो उसमें कोई प्रिंसिपल नोड का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक
एक ही ब्रांच बन पाया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड सर्किट। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि नेटवर्क और सर्किट में क्या डिफरेंस है। तो जैसे आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे कि डेल्टा नेटवर्क, वाई नेटवर्क, पाई नेटवर्क, टी नेटवर्क, ये सारे में नेटवर्क लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि नेटवर्क किसी भी तरफ का जो इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है वो या तो ओपन हो या क्लोज हो, उसे नेटवर्क बोलेंगे। लेकिन अगर सर्किट की बात करें तो सर्किट वह नेटवर्क होगा जो क्लोज होगा। जैसे इसमें डेल्टा नेटवर्क, डेल्टा में क्लोज्ड है, पाई नेटवर्क में क्लोज है, इसका मतलब ये सर्किट है। और जो वाई और टी ये सिर्फ नेटवर्क है, ये सर्किट नहीं है। इसे नेटवर्क भी बोल सकते हैं, सर्किट भी बोल सकते हैं जो क्लोज्ड हो। इसका मतलब कि एवरी सर्किट इज ए नेटवर्क बट एवरी नेटवर्क इज ए नॉट सर्किट। तो अब आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। जैसे अगर हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए देखें तो वहाँ पे स्टडी करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का यूज करते हैं, क्योंकि हर जगह लॉन्ग डिस्टेंस में जोग्राफिकल एरिया अलग होता है, वहाँ पे इंडक्टेंस का वैल्यू अलग होता है सब जगह का, और रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग होता है, और कैपेसिटेंस का वैल्यू अलग होता है। तो हम लोग वहाँ पे स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मतलब उसको एक साथ नहीं लम्प्ड कर सकते हैं। लम्प्ड में क्या होता है कि जितने भी वैल्यू होता है एक डिस्टेंस पे उसको एक साथ लिया जाता है। जैसे आप फर्स्ट पिक में देख रहे होंगे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का वैल्यू एक साथ लिखा गया है, लेकिन सेकेंड पिक जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक मतलब कुछ डिस्टेंस पे वो अलग अलग वैल्यू उसका हम लोग लेते हैं। तो अगर हमको ओम्स लगाना है तो लम्प्ड नेटवर्क में ही लगा पाते हैं, और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं होता है। लम्प्ड नेटवर्क में एलिमेंट फिजिकली सेपरेटेड होता है, और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ होता है कि इसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के कारण जो फील्ड जनरेट होता है उसको हम लोग उसके इंट्रैक्शन को नेग्लिजिबल मानते हैं लम्प्ड वाले में। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में इंट्रैक्शन को हम लोग लेते हैं कि फील्ड और जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का जो फील्ड का इंट्रैक्शन हो रहा है उसका हम लोग मेजर भी करते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि लॉन्ग ट्रांसमिशन में डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करेंट। ये सब सारे बहुत छोटे क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब एक्सप्लेन करना हो तो थोड़ा टफ लगता है। तो ये सारे चीज़ आनी चाहिए, इसलिए हम लोग पार्ट 1 में इजी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बाद में थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो करंट के बारे में हम लोग सुनते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज में जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लेकिन उसमें पॉजिटिव भी चार्जेज होती है, क्योंकि पॉजिटिव का मोबिलिटी बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है फ्लो में, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जनरली देखते हैं, बट दोनों का फ्लो होता है उसमें। तो अगर हम लोग को डिफाइन करना हो 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर कैसे करेंगे। तो 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इन 1 सेकेंड, तो ये 1 एम्पियर हो जाएगा। अब देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो आप देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत ही कम होता है। तो 1 कूलम का देखा जाए तो कितना चार्ज लगेगा, तो मतलब 1 कूलम के लिए बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 10⁻19 के अप्रॉक्स में हम लोग को इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वोल्टेज। देखिए, जब भी वोल्टेज जनरेट होता है कहीं पे तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। पॉजिटिव नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण एक फोर्स जनरेट होता है। फोर्स जनरेट होने के कारण क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा या फिर प्रोटॉन पे लगाएगा। जब भी ये फोर्स लगाएगा तो उसका मूवमेंट होगा तो क्या होगा, फोर्स लगाने के कारण जब मूवमेंट होता है तो वर्क डन होता है। तो वर्क डन
अगर किसी चार्ज को मोमेंट के लिए जितना वर्क डन किया गया उसी को वोल्टेज बोला जाता है। देखिए वोल्टेज से ही सारा चीज़ क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स क्रिएट हो रहा है, फोर्स के कारण मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन जा रहा है। तो ये क्या है कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो इसे हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। इसका यूनिट वोल्ट होता है, और जो वोल्ट मतलब वोल्टेज ही होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मोमेंट ऑफ चार्ज का। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओम्स लॉ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जनरली बहुत जगह पे वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है इंटरव्यू में। तो जो करेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज एट द कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज करता है तो उसका जो मटेरियल का कंडीशन होगा वो चेंज होगा, उससे रेजिस्टेंस चेंज होगा और उसका जो प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज होगा। इसके कारण थोड़ा वेरी कर सकता है, इसलिए हमेशा हम लोग कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये सर्किट फॉर्म में लिखा हुआ है I = V/R, लेकिन अगर पॉइंट फॉर्म में देखो तो करेंट डेंसिटी जो कि रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो करेंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट। और जब अगर कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होगा तो कंडक्टिविटी भी सेम होगा। इसका मतलब है कि करेंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप लोग को दोनों डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। और करेंट डेंसिटी क्या होता है, करेंट अपॉन एरिया। तो इस तरह से हम लोग डेराइव भी कर सकते हैं एक दूसरे के फॉर्म में। देखिए सर, और एक चीज़ बाद में पूछा जाता है, इस जब ये पूछा जाएगा उसके अगला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो होता है वो नॉन लीनियर डिवाइसेस के लिए नहीं यूज होता है। जैसे डायोड में हम लोग ओम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो नॉन लीनियर है। जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, जितने भी उसका जितना मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो करंट एक्सपोनेंशियली राइज करता है, तो उसमें हमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ डिवाइसेस यूनिलैटरल होता है, वहाँ पे भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका भी कुछ लिमिटेशन है, उसे हमें जानना ज़रूरी है। देखते हैं 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। बहुत सारे एलिमेंट है जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है, बहुत सारा बाई डायरेक्शनल होता है। जैसे हम लोग अगर डायोड को रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहें तो उसमें नहीं फ्लो करता है। उसके बाद कुछ अगर बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज दे दें तो उसमें ब्रेक डाउन आता है और अचानक से करंट फ्लो होता है, वो डायोड ही ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस यूज करते हैं तो उसका फ्लो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन होता है। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव का इंटरचेंज करते हैं बैटरी का पोलरिटी, तो दोनों का बिहेवियर जो पॉजिटिव में आ रहा था वो अब नेगेटिव में आएगा। लेकिन दोनों का जो क्वाड्रेंट होगा, अगर वन में आ रहा था तो अब थर्ड में आएगा और दोनों सेम ही होगा। तो ये फर्स्ट पिक जो देख रहे हैं ये यूनिडायरेक्शनल का है, लेकिन सेकेंड पिक जो है बाई डायरेक्शनल का है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जनरली यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे और भी चीज़ें और भी देख सकते हैं, IGBT हो या SCR हो, ये सब यूनिडायरेक्शनल है। लेकिन रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये बाई डायरेक्शनल है। आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लूप एंड मेश। देखिए लूप और मेश दो अलग चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे पिक्चर में कि लूप एक मतलब बड़े लेवल पे दिखाया गया है, मेश को एक छोटे लेवल पे दिखाया गया है। तो लूप होता है एक कोई भी क्लोज्ड अगर सर्किट फॉर्म हो रहा है तो वो एक लूप है। लेकिन हर लूप मेश नहीं हो सकता। मेश जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट लूप होता है, उसके अंदर कोई और दूसरा लूप नहीं आना चाहिए। जैसे जो लूप इस पिक्चर में दिखाया गया है उसके अंदर एक और लूप है जिसको हम मेश से शो किए हुए हैं, वो एक लूप है। इसका मतलब जो लूप दिखाया हुआ है उसको मेश नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो मेश दिखाया हुआ है उसको लूप बोल सकते हैं। तो लूप एक क्लोज्ड पाथ है और ये हमेशा मतलब KVL के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन मेश में क्या होगा कि ये भी एक लूप है बट इसके अंदर कोई क्लोज्ड पाथ नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों टर्म में डिफरेंस यही है।
तो मेश इज ए लूप बट लूप इट इज़ नॉट ऑलवेज मेश। तो इस तरह से समझ सकते हैं क्या डिफरेंस है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और किसी भी तरह इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वायरी या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मेरे फेसबुक और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं।